वेलकम टू रिवीजन स्टडी चैनल। आप लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग हमारे दोस्त मित्र भाई बहन और एक तरह से बहुत गहरे मित्रों के जैसे व्यवहार करने वाले साथी। आप लोग देखिए वेल जो वेलकम तो हो गया है। आप लोग रिवीजन स्टडी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को, दो चार दोस्तों को भेजकर सब्सक्राइब करने को बोल दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर कम है जिससे कोई फ़ायदा होता नहीं है और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप कितना ऊपर लीजिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, रिवीजन करने की बारी आती है तो हमारे इस चैनल पर आ जाइएगा। रिवीजन जिस विषय का आप कहेंगे उस विषय का मैं करवाने के लिए तैयार हो जाऊँगा और उसकी क्लास प्रॉपर करके, उसकी क्लासों को पूरी तरह से नोट डाउन करके फिर आप लोगों के लिए एक क्विक रिवीजन बोला जाता है, जो बहुत तेज़ी से, मतलब बोला जाता है जैसे चाइना में 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जैसे ट्रेन चलती है, उस तरह से इस क्लास को चलाया जाएगा। तो इतनी रही बकवासबाजी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन। मतलब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मतलब जो भी होगा इसमें साइंस का रिवीजन करवाया जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे यस बराबर एक फार्मूला होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह गति के फार्मूलों में से आता है। यह तीसरा होता है, याद रखिएगा कि यह तीसरा फार्मूला होता है। और एक फार्मूला होता है, तीसरा नहीं ये दूसरा होता है, सॉरी, ये दूसरा फार्मूला होता है। और एक फार्मूला होता है भी बराबर यू प्लस ए टी, और एक होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। याद रखिएगा। इसमें पूछता है कि यह जो है किस चीज़ को, किन किन तत्वों के बीच में मतलब संबंध दर्शाता है। तो हम लोग, मैंने कल बताया था आप लोगों को, यू और ए को जीरो मान लेंगे और हम लोग जो बचेगा उसको समझ लेंगे, मतलब उसका मतलब वही संबंध दर्शाएगा। यस और टी इसमें बच रहा है, तो यस और टी बचेगा तो उसमें हम लोग देखेंगे स्थिति। यस को स्थिति बोलते हैं स्थिति, और टी को बोलते हैं समय। स्थिति और समय के बीच जो है यह संबंध बताता है और संबंध बताने का काम करता है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे थे, अब यह ए वाला है, इसमें भी यू और ए को जीरो मान लेंगे। यू और ए को जीरो मानने के बाद क्या होगा कि भी और टी बचेगा, तो वेग, और टी से बचेगा टाइम। याद रखिएगा। ये सब मैंने कल करवाया था। भी और यहाँ पे भी यस और भी बच जा रहा है, वेग और यस बच रहा है, तो स्थिति। यह स्थिति का मतलब विस्थापन होता है, स्थिति हो बच गई। आगे देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे जो भी मतलब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे उत्तोलक होते हैं, उत्तोलक उत्तोलक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। उत्तोलक की खोज की थी। उत्तोलक के बारे में सर्वप्रथम बताए थे आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने बताया था। आर्किमिडीज का कहना था कि आप लोग मुझे एक ऐसा डंडा दे दीजिए जिससे जो बहुत लंबा हो, इससे मैं पृथ्वी को भी हिला सकता हूँ। इन्होंने कहा था कि मतलब आप लोग मुझको एक ऐसा डंडा दे दीजिए जो मतलब डंडे की वजह से मैं पूरी पृथ्वी को हिला सकता हूँ। और ये सही बात है कि आप देखिए, किसी भी चीज़ को ऐसे पूरा डंडा ले लीजिए और यहाँ पे कुछ ऐसे गुटका रख दीजिए, और यहाँ पे कोई बड़ी पुलिया होती है, तो गांव में आप लोग देखे होंगे बांस का ऐसे लगाते हैं लोग, नीचे ईंट पत्थर लकड़ी कुछ भी रखते हैं और इस तरह से उठाते हैं। दो आदमी इस बड़ी वाली पुलिया को, इस तरह से पूरी बड़ी वाली पुलिया जो होती है, इस वाली पुलिया को धकेल देते हैं। तो यह काम कैसे होता है, यह आर्किमिडीज ने बताया था उत्तोलक के बारे में। यह एक ऐसी सरल मशीन होती है जिसके बारे में याद रखिएगा कि आर्किमिडीज ने बताया था। और उत्तोलक देखिए कितने प्रकार का होता है, तो उत्तोलक 3 प्रकार का होता है मुख्यतः, और इसको मैं समझा दूंगा, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेगा। देखिए, उत्तोलक में 3 प्रकार होता है और 3 शब्द होते हैं उत्तोलक से संबंधित। 3 शब्द कौन कौन से होते हैं, मैं इस आर्किमिडीज वैज्ञानिक को थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, मिटा देता हूँ। उत्तोलक में 3 शब्द आते हैं, आलम्ब,
आयास और भार, ये तीनों शब्द आते हैं और यही शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि द्वितीय उत्तोलक कौन होता है, द्वितीय उत्तोलक कौन होता है। द्वितीय उत्तोलक में इस भार को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, मतलब भार। फिर आयास, तृतीय में 3 अक्षर है, 3 को आयास में रखेंगे। अभी मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, आप लोग समझ जाएंगे। इसको आलम्ब लिख देंगे, आलम्ब। एक सेकेंड, आलम्ब। अब देखते हैं, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जिसमें यही चीज़ों पर डिपेंड होता है भार और ये उत्तोलक। उत्तोलक में देखिए यही तीनों चीज़ें होती हैं। जैसे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यह एक पटरा लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से झूला वाला, आप लोग देखे होंगे, शीशा झूला जो बोलते थे हम लोग, झूलते थे। और यहाँ पे मान लीजिए कि वो बन बैठी हैं हेमा मालिनी, इधर बैठे हैं धर्मेंद्र साहब, तो ये नीचे चले जाते हैं क्योंकि ये भारी होते हैं, ये हल्की होती हैं। और यहाँ से ये उठा देता है बीच में से। तो ये बीच वाला पॉइंट होता है, ये वाला नुकीला वाला पॉइंट, जहाँ से कोई पेंच लगी होती है या इसको घुमाती रहती है। तो यहाँ से जो नुकीली वाली पॉइंट होती है, जैसे एक है, ये इस तरह से हम बना रहे हैं एक सीधी सी डंडी, और यहाँ पे ये नुकीली वाली पॉइंट जो है यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं आलम्ब। याद रखिएगा, आलम्ब बोलते हैं। और जो आदमी बल लगा रहा है, जैसे हम लोग कोई वस्तु यहाँ से उठा रहे हैं और यहाँ से हम लोग बल लगा रहे हैं, नीचे के लिए फोर्स लगा रहे हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं भार। वस्तु का जो वजन है उसको हम लोग भार बोलते हैं, जिस तरफ वजन होता है। और जिधर से हम लोग बल लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आयास। इतना तो कॉमन आप लोग पढ़े होंगे और आप लोग जानते होंगे, और इतनी ही बेसिक चीज़ें होती हैं। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूंगा, इससे आसान हो जाएगा, आप लोग समझ जाएंगे। और इसमें कुछ होता नहीं है, ये आराम से समझने वाली बातें होती हैं। अगर आप लोग इतना समझ रहे हैं तो देखिए क्या होता है। जब प्रथम उत्तोलक में क्या होता है, प्रथम उत्तोलक में आलम्ब बीच में होगा, द्वितीय उत्तोलक में भार बीच में होगा, और तृतीय उत्तोलक में आयास बीच में होगा। जैसे क्या होता है कि यहाँ से इस तरह से डंडा लेते हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे भार लगा दिए, यहाँ पे आयास लगा दिए, और बीच में जो होगा ये आलम्ब हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि भार बीच में हो जाएगा, यहाँ पे भार बीच में हो जाएगा, भार बीच में हो जाएगा। और आलम्ब और आयास किसी भी किनारे पर हो सकते हैं, आलम्ब और आयास किसी भी किनारे पर हो सकते हैं। याद रखिएगा, किसी भी किनारे पर हो सकते हैं आलम्ब और आयास। और तीसरे वाले में क्या होता है, आयास बीच में होता है, आयास बीच में होता है, और भार और आलम्ब किसी भी किनारे पर हो। इसका उदाहरण जब आप लोग देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, इसमें इसका उदाहरण होता है तराजू। तराजू, तराजू आप लोग देखे होंगे, इस तरह से होता है, इस तरह से लटका हुआ होता है, दो तरफ, और बीच में से पकड़ा होता है। ये वाला जो बीच वाला पॉइंट होता है, जहाँ से तराजू मूव करता है इधर उधर, ऊपर नीचे मूव करता है, इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आलम। यही बीच में होना चाहिए। और इसी तरह से जब हम लोग दूसरे वाले उत्तोलक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो होता है कि क्या होता है, भार बीच में होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ते हैं इसका उदाहरण सरौता। सरौता में देखेंगे सुपारी यहाँ पर रखते हैं, और आलम्ब, आलम्ब कहीं किसी भी किनारे पर होता है, आयास भी इस किनारे पर होता है, मतलब बीच में भार होना चाहिए। एक क्या होता है, ये दूसरा उत्तोलक। और तीसरे वाले में क्या होता है कि तीसरे का उदाहरण है चिमटा। चिमटा आप लोग देखे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, एक ईदगाह कहानी थी, उसमें चिमटा खरीदता है, वो क्या नाम होता है उसका, हकीम नाम होता है कि आबिद नाम होता है, कुछ इस तरह से होता है। वो चिमटा खरीदता है अपनी अम्मी के लिए। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, यह थी उत्तोलक की कहानी। और उत्तोलक में कुछ इतना खास नहीं था, बहुत मतलब आसान है उत्तोलक। तो इसके बाद देखेंगे, 10 मिनट हो गए, आगे देखेंगे कि उत्तोलक में ही कोई भी मशीन होती है जिसकी, किसी भी मशीन की जो क्षमता होती है कि हमेशा 100% से कम ही होती है। याद रखिएगा, किसी भी मशीन की क्षमता जो होती है हमेशा 100% से कम ही होती है। और एक यांत्रिक लाभ का फार्मूला होता है, यांत्रिक लाभ का फार्मूला होता है। यांत्रिक लाभ का फार्मूला क्या होता है, भार बटे आयास, भार बटे आयास होता है यांत्रिक लाभ का फार्मूला। अब एक चीज़ देखते हैं, अब हम लोग यहाँ तक तो फिजिक्स की बात हो गई, अब देखेंगे हम लोग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की देखेंगे, केमिस्ट्री में क्या होता है और कैसे होता है। तो लोहे पर जंग लगना क्या होता है, लोहे पर जंग जब लगती है, जब लोहे पर जंग लगता है तो क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है,
ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होता है। और लोहे पर जंग लगने से क्या होता है कि लोहे का भार क्या होता है, भार जो होता है बढ़ जाता है। और लोहे लोहे के कारण एक रोग होता है जिसका नाम होता है टिटेनस। लोहे के जो जो जंग लगती है लोहे पर, जो जब जंग लग जाती है तो भार बढ़ जाता है। और जंग लोहे से अगर आपका कोई हाथ पैर कट जाता है तो उससे रोग होता है टिटेनस। टिटेनस रोग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। एक और इस रोग का नाम होता है धनुष टंकार। धनुष टंकार रोग। इसमें क्या होता है, आदमी जो होता है धनुष के जैसे टेढ़ा, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा उसका शरीर होने लगता है। यह धनुष टंकार रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका को प्रभावित करता है, पूरे मस्तिष्क को। अब देखिए, ये तो ऑक्सीजन से संबंधित है। लोहे में एक चीज़ और देखते हैं। लोहे में अगर कार्बन मिला देते हैं तो यह स्टील बन जाता है। स्टील बन जाता है। अब उसी में अगर इस स्टील में क्रोमियम और निकिल मिला दिया जाए, क्रोमियम और निकिल मिला दिया जाए, निकिल को मिला दिया जाता है तो यह स्टेनलेस स्टील बन जाता है। एसएस बन जाता है। इसको हम लोग एसएस बोलते हैं, मतलब स्टेनलेस स्टील बोला जाता है। इतना तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। और क्रोमियम एक चमकदार धातु होती है, समझ चुके होंगे। भार का फार्मूला होता है, कल बताया था मैंने, एम और जी। जंग जो होता है, जंग जो होता है अगर लोहे पर लग जाए तो पूरे लोहे को खराब कर देता है। इतना समझदार होंगे आप लोग, समझते होंगे। और लोहा एक चीज़ और पाया जाता है मनुष्य के ब्लड में। मनुष्य के ब्लड में पाया जाता है। और ब्लड के किस हिस्से में पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन बोला जाता है इसको। हीमोग्लोबिन नाम का पाया जाता है। ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसी में यह लोहा होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन का एक का स्थान से दूसरे स्थान तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। अब देखते हैं तरल के गुण कौन कौन सी चीज़ में पाया जाता है। तो जो तरल होते हैं, तरल जो होता है, तरल किसको बोलते हैं, तरल जो होता है, तरल के गुण जो होते हैं दो चीज़ों में पाए जाते हैं, गैस और द्रव दोनों में पाए जाते हैं। या तरल के गुण जो होते हैं ठोस में नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठोस में नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए, गैस किसको बोलते हैं, द्रव किसको बोलते हैं, ठोस किसको बोलते हैं। ठोस में क्या होता है, आयतन, आयतन और आकृति, आकृति दोनों निश्चित होता है। गैस में क्या होता है, अब देखते हैं, इसमें पहले देख लेते हैं। द्रव में क्या होता है कि द्रव में आयतन और आकृति, आयतन तो निश्चित होता है, आयतन आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। और इसमें दोनों निश्चित नहीं होता है, याद रखिएगा, दोनों निश्चित नहीं होता है। अब गैस से संबंधित कुछ एक फार्मूले होते हैं, जो CH4 का नाम आप लोग सुने होंगे। इस गैस को हम लोग बोलते हैं मेथेन। मेथेन गैस बोला जाता है। और इसका रासायनिक सिंबल होता है CH। इस तरह से चारों तरफ से हाइड्रोजन लग जाता है। और इस बंध को हम लोग बोलते हैं एकल बंध। नाम याद रखिएगा, एकल बंध। जब यहीं पर हाइड्रोजन और कार्बन, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इस तरह से डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये जो डबल लाइन होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड। जब तीन लाइनें होती हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, याद रखिएगा। इस तरह से तीन लाइनें हो जाए तो ट्रिपल बॉन्ड। और यह कार्बन की कार्बन में क्या होता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, याद रखिएगा। श्रृंखलन का गुण जैसे होता है कि चैन सिस्टम, इस तरह से सी 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 इस तरह से बनता जाएगा। और यह कार्बन जो है सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थों में पाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बनिक, सबसे पहला कार्बनिक तत्व कौन था, तो मनुष्य द्वारा जो बनाया गया था यूरिया था। यूरिया था। और यूरिया की खोज किसने की थी, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, इस तरह से करके होता है। अब देखेंगे यूरिया क्या करता है। यूरिया एक उर्वरक का काम करता है, उर्वरक का काम करता है। और यूरिया जो है मानव के यकृत में भी, यकृत से निर्माण होता है। यूरिया जो होता है मानव के मूत्र में भी पाया जाता है। और इसी के कारण क्या होता है, मूत्र जो है गंध देता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं,
कि कुछ नियम होते हैं गैसेस से संबंधित कुछ नियम होते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे बायल चार्ल्स और गैलुसाक। बायल चार्ल्स और गैलुसाक के नियम को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, एकदम आसान होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रुकिए एक सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे पी, यहाँ पे लिखेंगे जी, और यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे सॉरी, पी जी टी, और यहाँ पे लिखेंगे बी सी, और यहाँ पे भी। तो ऐसे इसकी ट्रिक याद करने का एक है, पीजीटी, बीसी और भी। पीसी, बीसी, पीजीटी, पीजीटी, पीजीटी कर लेंगे तो कोई बोलेगा नहीं, बीसी रहेगा। अगर बी और सी विटामिन होती हैं और भी तो ऊपर होता है, देख लेंगे। या गैस का नियम होता है, तो हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा सा। गैस का नियम होता है, और यह इसको लाइन में बना देते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, बी से बायल का नियम, सी से चार्ल्स का नियम, और जी से गैलुसॉक का नियम होता है। अब देखेंगे कि इसमें क्या होता है। अगर टी से किसी का संबंध दर्शाएंगे, देखिए सी जो होता है, चार्ल्स का नियम जो होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में संबंध दर्शाता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में संबंध दर्शाता है। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, मतलब वेग जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, वेग आयतन जो होता है, आयतन आयतन किसी भी गैस का आयतन जो होता है, आयतन ताप बढ़ाने और घटाने पर बढ़ता घटता है, याद रखिएगा। आयतन जो होगा, ताप जब बढ़ाएंगे हम लोग, टेम्परेचर जो बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जब भी बढ़ाएंगे तो यह बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर को जब घटाएंगे तो क्या होगा, यह घट जाएगा। जो आयतन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब वॉल्यूम होता है, ये चार्ल्स के नियम में। और यहीं पर बायल के नियम में क्या होता है, बायल के नियम में जब भी टेम्परेचर को लेंगे तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे, और टेम्परेचर नहीं है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखेंगे। बायल के नियम में क्या होता है कि प्रेशर जो होता है, किसी भी गैस का प्रेशर जो होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है वॉल्यूम। मतलब कि जैसे क्या होता है कि जब भी कभी कोई गैस होती है, जब भी कोई गैस होती है, तो उसका दाब, उस पर अगर हम लोग उसका दाब बढ़ा रहे हैं, उसका आयतन बढ़ा रहे हैं, तो दाब क्या होगा, घट जाएगा, याद रखिएगा। उसका आयतन बढ़ाएंगे तो दाब जो होगा घट जाएगा, और जब हम लोग दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन घट जाएगा, मतलब उल्टा होगा। एक को बढ़ाएंगे तो एक घट जाएगा, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा वाला घट जाएगा। और इसमें क्या होता है गेलुसाक वाले में जो होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो किसी गैस का प्रेशर जो है ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। एन एच नहीं, एक सेकेंड, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका नाम आप लोग सुने होंगे। यह एक रसायन होता है जो कि क्या करता है, जल के कठोरता को सही करता है। और इसका यूज कहाँ पर होता है, आप लोग बताइएगा। यह एक बहुत अच्छा रसायन है। नाम तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि नाम बताऊंगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेंगे। बताइएगा इसको ज़रूर आप लोग। यह बहुत अच्छा है, रोज़ यूज करते हैं आप लोग, समझ जाइए कहाँ से होता है, कहाँ से रोज़ यूज होता है इसका, कहाँ पर यूज होता है इसका रोज़ रोज़, और कहाँ पर करते हैं। रोज़ाना यूज होता है हमेशा। जब भी कभी आप लोग बता दें, नहीं, एक हिंट देता हूँ, जब भी कभी आप नहाने धोने जाते हैं तो इसका यूज करते हैं, यही होता है, याद रखिएगा। इसको देखते हैं, वायु से संबंधित कुछ सवाल है। वायु जो होती है समांगी मिश्रण होती है, समांगी मिश्रण होती है, गैसों का समांगी मिश्रण होती है। और एक चीज़ और, रसायन विज्ञान के जनक जो होते हैं, विज्ञान के जनक जो थे, लेवाजियर लेवो लेवाजियर लेवाजियर थे। और अब देखिए अमोनियम क्लोराइड से संबंधित, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड में कौन सा गुण पाया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन।
पातन, उर्ध्वपातन से संबंधित आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी कोई तत्व है डायरेक्ट ठोस से वह गैस बन जाए, याद रखिएगा, ठोस से वह डायरेक्टली गैस बन जाए तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ऊर्ध्वपातन हो, या गैस से डायरेक्ट ठोस बन जाए तो इसको निस्तापन बोलते हैं, लेकिन इसको ऊर्ध्वपातन के रूप में लेते हैं, ठोस से गैस का बनना। इसका उदाहरण होता है आयोडीन होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। एक बहुत मशहूर उदाहरण है कपूर, आप लोग सुने होंगे कपूर। कपूर एक बहुत मशहूर उदाहरण है। एक आयोडीन होता है, आयोडीन जो होता है घेंघा रोग में लाभदायक होता है। और घेंघा रोग कहाँ होता है? गर्दन में होता है। गर्दन की ग्रंथियाँ फूल जाती हैं, और गर्दन में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है ये आप लोग बताइएगा। जो एच आकार की ग्रंथि होती है, इसको इसको मतलब एच आकार के नाम से जाना जाता है, एच आकार की ग्रंथि होती है। आगे देखेंगे हम लोग, बहुत अच्छी लाइन थी यहाँ पे। आयोडीन से एक चीज़ बनता है। आयोडीन में अगर हम लोग शराब मिला दें तो बनता है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन, याद रखिएगा। और यह टिंचर आयोडीन क्या करता है? जब भी हमारे कहीं पर चोट लग जाती है तो उसको अगर हम लोग लगा देते हैं तो सही कर देता है। याद रखिएगा कि सोडियम सोडियम एक ऐसी धातु होती है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं, एन ए इसका फार्मूला होता है। और एन ए से एक चीज़ होता है NaCl। NaCl जो होता है नमक या विद्युत का, अगर ये हम लोग शुष्क रखते हैं तो यह विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होता है। और इसको जब हम लोग गीला कर देते हैं, जैसे पानी में भिगो देते हैं इसको, तो यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। याद रखिएगा, ये सब पूछ देता है सवाल, कभी कभी सवाल आता है, और तगड़े लेवल का जब सवाल आ जाता है तो इन ऐसे सवालों को करने में हालत ख़राब होने लगती है, और कुछ होता नहीं है। आगे देखेंगे, जंग के बारे में बताया था कि जंग एक रासायनिक प्रक्रिया है, चाकू से सोडियम को काट दिया जाता है। अब देखते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, जो सॉलिड में पाई जाती है, तो इसको हम लोग कौन सी गैस बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग बोलते हैं शुष्क बर्फ। याद रखिएगा, शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। और N2O इस गैस को हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा, लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। दूध से दही का बनना क्या होता है? एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जो भी है मार देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए, टिंडल प्रभाव को दर्शाने का काम क्या करता है? टिंडल प्रभाव को दर्शाता है सल्फर और कार्बन का सल्फर और कार्बन के सल्फाइड जो होते हैं, यह टिंडल प्रभाव को दर्शाने का काम करते हैं। याद रखिएगा। और टिंडल प्रभाव जो होता है देखने में तो समांगी ही होता है। अब देखेंगे कि ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है, तो मैं बता दिया हूँ। ठंडे पानी में देखिए, अभी मैं पीछे आप लोगों को बताया था सोडियम में बताना था कि यह ठंडा पानी से भी रिएक्शन करता है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। अभी पीछे मैं बताया था जंग के बारे में, कहाँ गया जंग लड़ने चला गया क्या? यहाँ पर था। कहाँ पर गया यार? जंग, लोहा, छोड़ो, जाने दो। जंग के मैं बारे में बता रहा था, तो जंग का एक फार्मूला होता है Fe2O3। याद रखिएगा, Fe2O3। यह लाल रंग का होता है, लाल भूरा रंग का होता है, लाल और भूरा रंग का होता है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें।
बार बार पूछता रहता है सवाल। ठोस के कण जो होते हैं हमेशा व्यवस्थित होते हैं। ठोस के कण जो होते हैं हमेशा व्यवस्थित मतलब एक ऐसे इस तरह से लाइन से इस तरह से पूरे इस तरह से एकदम सीरियल नंबर से जुड़े होते हैं। देख रहे हैं अब मैं ठोस के कणों को बना देता हूँ इस तरह से पूरी तरह से एकदम व्यवस्थित होते हैं ठोस के कण। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। इस तरह से होते हैं ठोस के कण, मतलब इनकी लाइन सभी तरफ से बराबर होती है। और वहीं पर जो लिक्विड के कण होते हैं कुछ इस तरह से बिखरे होते हैं, कहीं पर इधर उधर, मतलब पूरी तरह से बिखरे। और गैस के कण जो होते हैं वो तो कहीं भी बिखर जाएंगे, पूरी तरह से फैल जाते हैं, मतलब वो कहीं भी जा सकते हैं, वो स्वतंत्र हो जाते हैं एकदम पूरी तरह से, समझते हैं अपने आप को पुष्पराज। अब देखते हैं कि पदार्थों की अवस्थाएं होती हैं। पदार्थों पदार्थों की अवस्था होती है। पदार्थों की अवस्था, एक सेकेंड। पदार्थों की अवस्था, पदार्थों की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो पदार्थों की अवस्थाएं मैं जितनी लाइन खींच दे रहा हूँ उतनी होती है, 5 होती हैं, याद रखिएगा 5 होती हैं। पहला होता है ठोस, याद रखिएगा ठोस, द्रव, दूसरा होता है गैस, तीसरा तीसरा गैस होता है, उसके बाद होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, और चौथी अवस्था होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, याद रखिएगा। ठोस में क्या होता है, आकार और आयतन सब निश्चित होता है। द्रव में आकार आयतन आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। गैस का कुछ निश्चित नहीं होता है, कुछ भी निश्चित नहीं होता है। और प्लाज्मा जो होती है एक आयनित अवस्था होती है, आयनित अवस्था होती है, याद रखिएगा आयनित अवस्था होती है। यह इसमें जो होता है विद्युत का चालन हो सकता है, याद रखिएगा। पूछ देता है कि कौन सी अवस्था होती है पदार्थ की, वो कौन सी अवस्था होती है जिसमें विद्युत का पूरी तरह से चालन हो सकता है, आयनित अवस्था होती है तो प्लाज्मा होती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक ऐसी अवस्था होती है जिससे न्यूनतम तापमान कुछ नहीं हो सकता है, मतलब जैसे 273 डिग्री केल्विन बोला जाता है, सेल्सियस, केल्विन नहीं सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। देखिए एक चीज़ और बता देने की कोशिश करता हूँ आप लोग, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे और ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ पर थे। यहाँ पर थे प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है कि एक प्लाज्मा में जो सूर्य और तारों के बीच जो सूर्य, तारा, और वहीं पर जैसे परमाणु भट्ठी, इसमें जो भी मतलब जितने मतलब अवस्थाएं होती हैं इन प्लाज्मा पाई जाती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से संबंधित है। इसको आइंस्टीन और बोस का नाम आता है, ऑप्शन में देता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने मतलब इस पर बहुत बड़ी रिसर्च की थी और इसके बारे में बताया था। आगे देखते हैं कि मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं है, साइंस के जुड़े हुए सवाल जो होते हैं कुछ इसी तरह से पूछे जाते हैं जैसा कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, वाष्पीकरण और आदत वाष्पीकरण से संबंधित देखेंगे। पहले वाष्पीकरण देख लेते हैं। वाष्पीकरण वाष्पीकरण क्या होता है? तापमान के समानुपाती होता है। तापमान के, देखिए वाष्पीकरण में तापमान अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। और क्या होता है, आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि आर्द्रता का मतलब होता है नमी, और आर्द्रता यदि घट रही है तो तापमान वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। ठोस, द्रव, गैस इनमें कुछ नियम होते हैं, जैसे इसमें हम लोग समझ जाते हैं। ठोस से गैस को भी प्राप्त किया जा सकता है, गैस से ठोस को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग लिखेंगे ठोस, यहाँ पर ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। अब देखते हैं ठोस में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ठोस से टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो द्रव बन जाएगा, द्रव से टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस बन जाएगा, याद रखिएगा। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस बन जाएगा।
वहीं पर गैस को ठंडा करेंगे, यानी इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे तो यह द्रव बन जाएगा। फिर द्रव का टेम्परेचर डाउन करेंगे तो क्या होगा कि यह ठोस बन जाएगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं उदाहरण, जैसे हम लोग लेते हैं पानी। पानी को हम लोग हीट देते हैं, मतलब तापमान देते हैं, गर्मी देते हैं। पानी पानी जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव को हम लोग यदि टेम्परेचर देंगे तो वह गैस बन जाएगा, भाप बन के उठ जाएगा। और यहीं पर गैस को हम लोग जब ठंडा करते हैं तो यह पानी में तब्दील हो जाता है। अब यहीं पे पानी को जब हम लोग फ्रिज में डालकर ठंडा करते हैं, तापमान डाउन करते हैं, तो यह फिर से ठोस बन जाता है, यानी बर्फ़ बन जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान तरीके होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि कुछ प्रक्रियाएं जैसी होती हैं, जैसे ठोस ठोस से सीधा गैस का बनना क्या कहलाता है? ठोस से सीधा गैस का बनना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ठोस से गैस का बनना ऊर्ध्वपातन। और देखिए क्या होता है, एक और चीज़ होती है, जैसे कोई गैस होती है, गैस से द्रव का बनना, द्रव का बनना क्या कहलाता है? तो गैस से द्रव का बनना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन। याद रखिएगा, संघनन कहलाता है। बहुत चीज़ें पूछ देता है, संघनन के बारे में पूछ देता है कि वर्षा किसके कारण होती है? तो संघनन प्रक्रिया के कारण होती है। वर्षा जो होती है संघनन प्रक्रिया के कारण होती है, याद रखिएगा। और पूछ देता है गिलास, ऐसे दे देता है गिलास पर जो बाहरी बूंदें आती हैं, इसमें अगर बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए जाते हैं तो बाहरी जो बूंदें आती हैं ये इसी प्रक्रिया के कारण आती हैं। वाष्पीकरण मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कुछ करने के लिए कुछ खोना ज़रूरी होता है, जागने के लिए सोना ज़रूरी होता है, हंसने के लिए रोना ज़रूरी होता है। तो उसी तरह से पास होने के लिए पढ़ना ज़रूरी होता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस चीज़ का रिवीजन करना। परमाणु मॉडल के बारे में हम लोग देखेंगे। परमाणु मॉडल जो होता है, परमाणु मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? तो थॉमसन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। थॉमसन थॉमसन के बाद आए थे रदरफोर्ड रदरफोर्ड याद रखिएगा। और रदरफोर्ड के बाद आए थे बोरबरी, याद रखिएगा, बोरबरी। रदरफोर्ड ने खोज की थी नाभिक की, याद रखिएगा। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। और कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया था? तो स्वर्ण मॉडल स्वर्ण मॉडल स्वर्ण मॉडल को प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। स्वर्ण मॉडल को प्रस्तुत किया था इन्होंने। सोने के पन्ने पर जो अल्फा कणों की बमबारी की थी। कौन से कणों की? अल्फा कणों की बमबारी की थी, जिससे क्या पता चला था कि अधिक से अधिक कण तो बाहर निकल गए, लेकिन कुछ ऐसे कण थे जो उस स्वर्ण पत्र से टकरा कर वापस आ गए। तो इन्होंने कहा कि कुछ तो है मतलब इस पन्नी में, जो इतनी पतली होने के बावजूद भी मतलब टकरा कर वापस आ जा रहा है। तो इन्होंने पाया कि यहाँ पर जो है एक ऐसा मतलब भाग है जहाँ से ही प्रॉपर इस तरह से बीच वाला भाग था, यहीं से प्रॉपर जो कण लौट कर चले जाते थे, जो भी कण अल्फा कण थे लौट कर चले जाते थे। तो इन्होंने पाया कि ये कैसा है, बहुत मजबूत है, भारी है। तो इन्होंने इसका नाम दे दिया नाभिक, याद रखिएगा। इन्होंने इसका नाम दे दिया नाभिक, और नाभिक की खोज इन्होंने की थी। नाभिक में पाए जाने वाले जो चीज़ होते हैं, कौन कौन जो मतलब भाग होते हैं, नाभिक के भाग होते हैं। नाभिक का भाग होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन इसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, आवारा की तरह, याद रखिएगा। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन में देखते हैं तो उदासीन चार्ज होता है, जीरो होता है। जब भी कभी हम लोग बात करेंगे कि परमाणु पर कैसा चार्ज होता है, परमाणु पर कैसा चार्ज होता है, तो परमाणु हमेशा उदासीन होता है, याद रखिएगा। परमाणु हमेशा उदासीन होता है, याद रखिएगा। परमाणु हमेशा उदासीन होता है। यह बहुत बार पूछा है सवाल मेरे एग्जाम में। तो मैं जब तक दो एग्जाम दिया हूँ, मुझको लग रहा है कि 2-3 एग्जामों में मेरे में ही ये आ चुका है, परमाणु कैसा है? उदासीन होता है। हम लोग देखेंगे परमाणु द्रव्यमान से संबंधित कुछ तत्व होते हैं। परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, क्या होता है परमाणु द्रव्यमान? तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान हम लोग
द्रव्यमान ऐसे लिखेंगे। परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्यमान को हम लोग T+N से पता करते हैं। परमाणु का द्रव्यमान याद रखिएगा, परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या हो सकता है, और परमाणु के द्रव्यमान के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो सकता है। न्यूट्रॉन तो जीरो होता है, समझ जाइए कि एकदम जीरो के बराबर होता है न्यूट्रॉन। अब देखते हैं, थॉमसन ने सबसे पहला परमाणु मॉडल दिया था। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉनों की संयुक्ता। इसे कभी देखिए किसी भी तत्व में यदि प्रोटॉनों की संख्या 3 है और न्यूट्रॉनों की संख्या यदि 4 है, तो उसमें क्या होगा, उसकी अगर संयोजकता पूछ दे, उसकी संयोजकता पूछ दे उसकी संयोजकता पूछ दे तो हम लोग बोलेंगे कि इसकी संयोजकता 3 होगी। याद रखिएगा, इसकी संयोजकता नहीं, इसकी संयोजकता 1 होगी, 3 नहीं होगी। क्योंकि जब भी कभी प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन से ही हम लोग पता करते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, तो हम लोग जब भी कभी भरते हैं परमाणु के कक्षाओं को, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो भर जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में भर जाएंगे, ये नाभिक है, और तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यही इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, फिर मैं बता, संयोजकता, संयोग करने की क्षमता, संयोजकता बोला जाता है। याद रखिएगा। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बोरबरी ने जो बोरबरी का जो मॉडल था, इन्होंने क्या कहा था, तो बोरबरी के मॉडल में कहा गया था कि जो सभी कक्षाएं होती हैं वो अपने आप को पूरा करना चाहती हैं। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे तो नाभिक हो गया, यहाँ पे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, कितना हुआ, 3 3 6 7 1 8, और तीसरी में इस तरह से 2 8 18 32 KLMN इस तरह से था। और बोरबरी ने एन था। बोरबरी ने एक फार्मूला दिया था कि एन स्क्वायर, सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड मैं भूल गया, 2n स्क्वायर इन्होंने फार्मूला दिया था। जब भी कभी इसका मान 1 होता है, 2 3 और 4, एन का मान इन कक्षाओं के नंबर पर रखा गया था। तो जैसे पहली कक्षा में 1 है, पहली कक्षा में एन का मान 1 रखेंगे, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त करने के लिए सबसे अधिकतम तत्व इलेक्ट्रॉन यही हो सकते हैं, इन्होंने कहा था बोर ने। और यहाँ पे 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 2 गुणे 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तीसरी कक्षा में 2 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 18। चौथी कक्षा में जब हम लोग 2 गुणे 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 32। और उसी तरह से जब हम लोग 5वीं कक्षा में प्राप्त करेंगे तो 5 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 2 बराबर हो जाएगा 50। और उसी तरह 6वीं कक्षा में अगर प्राप्त करना हो तो 6 गुणे 2 गुणे 6 के पावर 2 बराबर हो जाएगा 36 गुना के 72। इस तरह से बढ़ता जाएगा। याद रखिएगा, ये सब पूछ देता है। कार्बन 12 का यूज कहाँ होता है, तो कार्बन 12 का यूज आप लोग बताइएगा, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। और एक चीज़ और है कि कार्बन 12 के एक परमाणु में मैं बता देता हूँ कितनी संख्या होती है, परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं, एक परमाणु में कितने परमाणु होते हैं, 6.02 जीरो गुणे 10 की पावर 26 परमाणु होते हैं। याद रखिएगा। अब देखते हैं कि फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है। फास्फोरस की परमाणुकता 3 होती है, और परमाणु त्रिज्या बराबर होता है, परमाणु त्रिज्या जो होता है, परमाणु की त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या जो होती है, परमाणु की त्रिज्या जो होती है हमेशा छोटी होती है, परमाणु के आकार से।
अब देखते हैं परमाणु की त्रिज्या नहीं, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से छोटी बड़ी होती है। परमाणु की त्रिज्या नाभिक, याद रखिए, एक सेकंड में भूल गया था, नाभिक, नाभिक की नाभिक की त्रिज्या बड़ी होती है, छोटी होती है, और परमाणु की त्रिज्या बड़ी होती है। परमाणु की त्रिज्या बड़ी होती है, नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है, और परमाणु की त्रिज्या बड़ी होती है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ये गलत हो गया है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि धावन सोडा, धावन सोडा में पानी का परसेंटेज कितना होता है? धावन सोडा में पानी का परसेंटेज कितना होता है? तो ये होता है 62.9% के करीब होता है। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? स्थिर अनुपात, स्थिर अनुपात, अस्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो जोसेफ प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक थे। जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। अब देखते हैं CH4 में क्या होता है, कौन सा बंद होता है? तो एकल बंद होता है। क्या होता है? एकल बंद होता है। याद रखिएगा कि द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जो होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कण जो होता है पॉजिट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी J.J. थॉमसन। और प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आप लोग बताइएगा, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड? तो हम लोग मारते हैं गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। याद रखिएगा, चैडविक ने। तो आज का सिलसिला यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग यहाँ तक देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी देखे होंगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि सबकी हिम्मत मायने नहीं रखती है। हाँ, साथ ही साथ आप लोग चैनल को, चैनल को क्या करिएगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने 2-4 दोस्तों तक लाइक शेयर करके कमेंट कर देंगे तो मेरा ये चैनल आपके दोस्तों जो तैयारी करने वाले हैं, जो भी तैयारी करने वाले दोस्त हैं, उनके पास चली जाएगी आसानी से, क्योंकि मैं बस रिवीजन करवाता हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को अगर स्लो लगे, जो भी स्पीड स्लो हो, स्पीड की जो धीमी स्पीड हो, तो आप लोग इस अपने यूट्यूब में 2 या 3 की स्पीड जो भी दे रखी हो, उसको आप लोग करेंगे तो ये स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।